दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का मुफ्त में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे द्वारा पूछे गए 2 प्रश्नों का उत्तर आप हमें व्हाट्सएप करें। कमेंट बॉक्स में दिए गए उत्तर मान्य नहीं होंगे। यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आने वाले एपिसोड में हम आपकी कुंडली को लेंगे और आपकी कुंडली विश्लेषित करेंगे, और यदि संभव हो सका तो हम 1 से अधिक विजेता लेंगे और उन सभी के कुंडलियों को हम एक निर्धारित दिन पर लाइव करके उनके उत्तर देंगे। तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और इस शास्त्र को पढ़ने के क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी तक के सारे वीडियोस जो इस श्रृंखला में हैं वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आपसे अनुरोध सिर्फ इतना ही रहता है कि आप उन्हें क्रमबद्ध तरीके से देखें ताकि जो ज्ञान है वह आपको सही तरीके से प्राप्त हो सके। क्योंकि यदि आप क्रमबद्ध तरीके से नहीं देखते हैं तो ज्ञान की क्रमबद्धता टूटती है और आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। आपको यह समझ ही नहीं आ पाता कि हमने अभी क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ना है। तो जो कुछ क्रम से है उसे क्रम से ही देखें। साथ ही साथ यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, तो आपसे अनुरोध सिर्फ इतना है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। यह तो हुई आम दिनों की सामान्य बात। तो अब वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप बन सकें एक ऐसे भाग्यशाली विजेता जिनकी कुंडली हम YouTube पर मुफ्त में विश्लेषित करेंगे। पाठ प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी पाठ संख्या है 81। आज हम राशियों को आगे बढ़ाते हुए धनु राशि को ले रहे हैं। धनु राशि का विस्तारीकरण ब्रह्मांड में 240 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के मध्य होता है। इस राशि का स्वामी गुरु है और यदि कालपुरुष की कुंडली में देखें तो इस राशि को हम 9वें स्थान पर देख सकते हैं। यहां हमने धनु को लग्न बना के रख दिया है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली मेष राशि से प्रारंभ होती है, यानी यहां 1 नंबर दिखाई देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो धनु राशि यहां 9वें स्थान में आती है। 9वां स्थान धर्म से संबंधित, 9वां स्थान पिता से संबंधित, 9वां स्थान भाग्य से संबंधित। तो यहां धनु राशि स्थापित होती है। तो एक दृष्टि से आप धनु राशि को यहां इस प्रकार भी समझ सकते हैं। और यदि हम इसके गुण, तत्व और प्रकृति की बात करें तो इसका वर्ण जो है वह क्षत्रिय वर्ण है। तो क्षत्रिय से आप यहां रक्षा करने वालों को समझ सकते हैं, तो आप सेना को समझ सकते हैं, पुलिस को समझ सकते हैं और धर्मगुरुओं को भी समझ सकते हैं। जब लिंग की बात आती है तो यह राशि पुरुष लिंग की है, तो यहां इसकी क्रूरता को भी समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं जो सम राशियां हैं वह सौम्य और स्त्री राशियां कहलाती हैं और जो विषम राशियां हैं वह पुरुष या क्रूर राशियां कहलाती हैं। तो यह राशि पुरुष लिंग की है और यहां हम क्रूरता की बात कर सकते हैं। जब इसकी दिशा की बात करते हैं तो यह पूर्व दिशा से जुड़ी हुई राशि है। और यदि हम इसके गुण की बात करें तो सात्विक गुण इसका गुण है। तत्व की बात करें तो अग्नि, पूर्व दिशा और अग्नि का एक आपस में जुड़ाव है, तो यहां हम तत्व अग्नि लेकर चल सकते हैं। जब हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति इसकी पित्त है।
जब हम राशियों में पद की बात करते हैं तो आपने देखा होगा द्विपद, बहुपद, चतुर्पद। तो इस प्रकार की जो भाषा है हम राशियों के लिए प्रयोग करते हैं पदों के मामले में। अब यहां धनु राशि में थोड़ी सी भिन्नता है। अगर आप इसके प्रतीक चिन्ह को देखें तो इसका प्रतीक चिन्ह है, अगले हिस्से में एक मनुष्य धनुष ताने हुए खड़ा है और उसी मनुष्य का जो शरीर का बाकी का हिस्सा है वह एक घोड़े के रूप में है। तो यहां जो आप एक शक्ति देखेंगे वह लक्ष्य को प्राप्त करने की देखेंगे, रक्षा की देखेंगे और रक्षा करने के साथ साथ न्याय दिलवाने वाली शक्ति देखेंगे। और जब हम पद की बात की तो चूंकि हमने बताया आपको कि प्रथम हिस्सा यानी आगे वाला भाग एक मनुष्य है जो कि धनुष बाण लिए हुए खड़ा है, तो यह प्रथम 15 डिग्री तक द्विपद रहता है, यानी 0 से लेकर 15 डिग्री तक यह राशि द्विपद है। और जब हम 15 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य की बात करते हैं तो यह राशि चतुष्पद है, क्योंकि पीछे का हिस्सा इसका घोड़े का है। द्विपद और चतुष्पद कब काम आते हैं यह आने वाले वीडियोस में आप और आसानी से समझ जाएंगे। यह एक विशेष रूप से जब हम ग्रहों की दशा देखते हैं, ग्रहों की स्थिति देखते हैं, तब हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम इसके गण की बात करें तो वही बात है कि अगला हिस्सा मनुष्य का है, पिछला हिस्सा घोड़े का यानी जानवर का है। तो इसके गण भी दो हैं, पूर्वार्ध में मनुष्य है और उत्तरार्ध में जानवर है। काल पुरुष की कुंडली में इसे 9वां स्थान प्राप्त है, तो यहां से हम जंघाओं की बात करते हैं, जिन्हें हम जांघें कहते हैं, थाइस कहते हैं। तो यहां से जंघाओं की बात होती है। इस राशि का रंग पीला माना जाता है और यह गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि गुरु की जो कृपा है वह इस राशि पर कुछ अधिक आपको देखने को प्राप्त हो। अगर हम इसके जातकों की बात करेंगे, इस राशि में जो जातक जन्म लेते हैं उनका जीवन कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, उनके जीवन में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम इसके नक्षत्रों की बात करते हैं, क्योंकि वह तीनों नक्षत्रों की ऊर्जा पूरी राशि में प्राप्त होती है। जब हम और बारीक में जाते हैं और नक्षत्रों को अलग अलग करके जातकों को समझते हैं तब हम और बारीकी से समझते हैं, और जब उनके पदों को समझते हैं, चरणों को समझते हैं, तब और बारीकी से समझते हैं। तो यहां हम पूरी राशि को समझ रहे हैं। तो यहां जो नक्षत्र है, सबसे पहले मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र के चारों चरण इसी राशि के अंतर्गत है। तो यहां जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह खोज प्रवृत्ति की ऊर्जा प्राप्त होती है, विस्तारीकरण की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विस्तारीकरण खोज में ही हो रहा है। अब विस्तारीकरण को ही जब आगे बढ़ाते हैं तो गुप्तता की ऊर्जा भी प्राप्त होती है, क्योंकि हमने मूल से जड़ों की बात की थी, तो गुप्तता की ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भी हमने विस्तारीकरण की बात की, और इस विस्तारीकरण में हमने विजय की बात की, यानी जातक हमेशा विजयी होने की कामना लिए हुए होते हैं और उनका लक्ष्य भी इस प्रकार से निर्धारित होता है कि वह विजय प्राप्त कर सकें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से हम रॉयल्टी की बात कर सकते हैं, रीगलिटी की बात कर सकते हैं, राजसिक गुणों की बात कर सकते हैं। यहां से शुक्र की ऊर्जा जो प्राप्त होती है हम उसकी यहां बात कर सकते हैं। तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिसका कि प्रथम चरण ही इस राशि के अंतर्गत आता है, लेकिन वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्षत्र की ऊर्जा तो पूरे की ही प्राप्त हो रही है। तो नक्षत्र के जो स्वामी है, जो देवता है, उनकी ऊर्जा तो प्रथम चरण में भी प्राप्त होगी। तो यहां धनु राशि के जातकों में हम अच्छाई, सच्चाई, इच्छा शक्ति, कौशल, समय का सम्मान करने वाले होते हैं, दृढ़ता इनके अंदर देखी जा सकती है, पुरातन की ओर इनका ध्यान अधिक होता है, चमकने वाले होते हैं और सर्वोच्च तक पहुंचने वाले होते हैं, शिखर तक पहुंचने वाले होते हैं। और जब हम प्रतीक की हमने बात की तो प्रतीक से हम बात कर ही चुके हैं
कि लक्ष्य की बात होती है, लक्ष्य निर्धारण की बात होती है, रक्षा की बात होती है, वह सब चीजें हम प्रतीक से समझते हैं। अगर हम धनु राशि के जातकों को संपूर्ण रूप से विश्लेषित करें, हमने पहलू सब देख लिए हैं, हम नक्षत्रों के पहलू पहले पढ़ चुके हैं और राशि के गुण तत्व प्रकृति हमने पढ़ ली है। तो हम जातकों को किस प्रकार समझ सकते हैं वह आप यहां समझ लीजिए। धनु राशि में जन्मे हुए जातक सत्यवादी होते हैं, ईमानदार होते हैं, वाणी कटु हो सकती है क्योंकि यह सत्यवक्ता भी होते हैं। जब सत्यवक्ता होंगे तो वाणी कटु होना स्वाभाविक सी बात है। यह सबके लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं और बेहतर करते भी हैं, लेकिन इन्हें उस बेहतरी का परिणाम यश के रूप में कम ही प्राप्त होता है। यानी यह कार्य तो करते हैं लेकिन यश इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। धन का संचय करने वाले होते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहने वाले होते हैं, चेहरे पर ओज होता है, यानी आप जिसे तेज कहते हैं, आप जिसे ऑरा कहते हैं, वह इन जातकों का अच्छा देखा जा सकता है और यह इनके सत्य का कारण होता है। और यदि हम देखें कि इन जातकों की जो सर्वोच्च तक पहुंचने की क्षमता होती है वह भी बहुत अच्छी होती है। यह जातक अक्सर सर्वोच्च तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर इनका बृहस्पति इनका साथ दे तो सर्वोच्च तक पहुंचना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। अन्यथा थोड़ी सी परेशानियां होती हैं और कई बार सर्वोच्च तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। धनु राशि में जन्मे हुए जातकों की पढ़ने और पढ़ाने में रुचि होती है, यानी पढ़ने में इनकी बहुत रुचि होती है और उतनी ही रुचि इनकी लोगों में ज्ञान बांटने में, पढ़ाने में वह रुचि भी होती है। और यहां एक सच्चे ज्ञान की बात हम कर सकते हैं। इस राशि में जन्मे हुए अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष क्रोधी होते हैं, अहंकारी होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, लेकिन यदि किसी से इन्हें प्रेम हो गया तो प्रेम के मामले में बहुत संकोची होती है। यह किसी के सामने अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा संकोच इनके अंदर देखा जा सकता है। महत्वाकांक्षी होते हैं, राष्ट्र प्रेमी होते हैं, लेकिन अपनी आजादी में किसी प्रकार के व्यवधान को पसंद नहीं करते। साथ ही साथ ये जातक रिश्तों में बंधना भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें रिश्तों से घुटन भी होती है। अब उस घुटन का कारण आध्यात्मिकता है या कुछ और है, वह आप जब कुंडली आपके सामने आएगी तब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में यह एक आदर्श जीवन साथी होते हैं, खुले विचारों के होते हैं, इनकी ऊर्जाएं जो होती हैं वह सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। यह जातक दूसरों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, यह जातक रोमांच प्रिय होते हैं, निडर होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और स्पष्टवादी होते हैं। अक्सर यह जातक अपने पढ़ाई और करियर के चलते अपने जीवन साथी की उपेक्षा करते हैं। इनकी स्पष्टवादिता के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इसी स्पष्टवादिता के चलते यह दूसरों की भावनाओं का सम्मान भी नहीं कर पाते। कई बार इनकी स्पष्टवादिता दूसरों को कष्ट पहुंचाती है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। स्पष्टवादिता बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां स्पष्टवादिता चूंकि थोड़ी कटु हो जाती है तो कई बार लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचना स्वाभाविक है। अगर हम इस राशि के अंदर जन्मी हुई महिलाओं की बात करें तो महिलाएं लंबे कदमों से चलने वाली होती हैं, अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित होती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में यह अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से, पूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पित होती हैं। अक्सर 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं का मोटापा बढ़ जाता है और यह महिलाएं ईमानदार एवं खुले विचार वाले व्यक्तियों को पसंद करती हैं। धनु राशि के सभी जातकों में लेखन की एवं बोलने की शैली सुसंगत, तार्किक और प्रभावशाली होती है। संगीत कला के शौकीन होते हैं। अगर इन्हें प्रेम हो जाए, वैसे तो इन्हें प्रेम होने की संभावनाएं कम रहती हैं, लेकिन यदि इन्हें प्रेम हो जाए तो यह उसी से विवाह करते हैं
जिससे इन्हें प्रेम हुआ है। तो यहां अडिगता की बात इन जातकों में देखी जा सकती है। धनु राशि एक ऐसी राशि है जहां पर उत्तराषाढ़ा जैसे नक्षत्र की ऊर्जा है, पूर्वाषाढ़ा जैसे नक्षत्र की ऊर्जा है और साथ ही साथ मूल की ऊर्जा है। तो यहां जातकों की गहराई को समझ पाना बहुत आसान नहीं होता। यह जातक जितने जमीन से ऊपर दिखते हैं उतने ही जमीन के नीचे इनकी गहराई होती है। तो आप इन जातकों के अंदर की प्रतिभाओं को समझ सकते हैं। यानी जितना ज्ञान इनका दिखता नहीं है उससे कहीं ज्यादा ज्ञान इनके अंदर भरा हुआ होता है। अक्सर यह जातक महंत होते हैं, पुजारी होते हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन होने वाले अधिकारी होते हैं, लेकिन वहां भी आप इनके अंदर की संतता को देख सकते हैं। आपको कई ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो है तो बहुत उच्च पद पर, लेकिन उनके अंदर एक संत जीवन ले रहा है। उनके कार्य, उनके बातें, वह सब इस ओर इशारा करते हैं कि यह कहीं ना कहीं इन जातकों के अंदर संतता है, आध्यात्म है और यह आध्यात्म के चरम तक पहुंचने वाले लोग हैं। यह हमने सामान्य तौर पर धनु राशि के जातकों को समझा। अब यदि किसी जातक का धनु लग्न है, लग्न हो या राशि हो, यह बातें सभी पर लागू होती हैं। जब राशि और लग्न अलग अलग होते हैं तब किस प्रकार से हम उन्हें समझ सकते हैं, यह हम आने वाली वीडियोस में तब समझेंगे जब हम किसी एक लग्न को लेके और चंद्र की स्थिति को दूसरी राशि में देखेंगे। तो वहां हम लग्न और चंद्र राशि दोनों को मिलाकर एक स्वरूप तैयार करेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। अब हम यहां समझते हैं कि यदि जातक का धनु लग्न है या धनु राशि है, तो यहां हम लग्न से ही समझते हैं क्योंकि हम सारे भावों का निर्धारण लग्न से करते हैं। तो अन्य पहलुओं को जातक के जीवन में किस प्रकार समझा जा सकता है, तो सबसे पहले द्वितीय भाव। द्वितीय भाव जिसे हम कुटुंब भाव भी कहते हैं, धन भाव भी कहते हैं। तो यहां से हम मकर राशि के शनि की ऊर्जा देख रहे हैं, तो यहां हम संस्कारों की बात कर सकते हैं। यानी कि हम जो हमारे संस्कार पीढ़ियों से चले आ रहे हैं उन संस्कारों की बात जातक के अंदर हम देख सकते हैं। क्योंकि शनि की ऊर्जा है तो जातक के अंदर संस्कार होंगे ही होंगे, अनुशासन प्रियता होगी ही होगी, क्योंकि यहीं से जो कुटुंब है, कुटुंब से ही संस्कार मिलते हैं, कुटुंब से ही अनुशासन मिलता है। वह अनुशासन जातक के अंदर जन्मजात देखने को प्राप्त होता है। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव कुंभ राशि, यहां भी शनि की ऊर्जा है, लेकिन यहां हम जातक के पराक्रम में तो हम वृद्धि देखते हैं, पराक्रमी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ भाई बहनों के साथ जो संबंध होते हैं वह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटास लिए हुए हो सकते हैं। चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव से हम भूमि, भवन, वाहन इन सबको देखते हैं। तो यहां गुरु की ऊर्जा है, लग्नेश की ऊर्जा यहां भी प्राप्त हो रही है। तो भूमि, भवन, वाहन की बात कर सकते हैं, जातक के सुख सुविधाओं की बात कर सकते हैं। जब हम माता की बात करते हैं, माता से जो भावुक जुड़ाव होता है हम उसको भी इस लग्न के जातकों में समझ सकते हैं। यहां यह भाव जातक को आत्मसंतुष्टि देता है, साथ ही साथ यह जातक को एक आत्म प्रेरणा देता है आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए। तो यानी जातक यदि आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं तो वह जातक ज्यादातर आत्म प्रेरित होते हैं। अगर पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव से हम विद्या की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं। तो विद्या के मामले में जातक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ने वाले होते हैं और अपने बच्चों के साथ में इन्वॉल्व देखे जा सकते हैं, खेल कूद में, क्रियाकलापों में। इस प्रकार के कार्यों में आप जातकों को देखेंगे अपने बच्चों के साथ में खेलते कूदते, उनकी क्रियाकलापों में हिस्सा लेते हुए पाए जाते हैं। क्योंकि यहां जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है मेष राशि के मंगल की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो मंगल की ऊर्जा बच्चों को भी खेलकूद में ले जाएगी और स्वयं को भी खेलकूद में बच्चों के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करती हुई पाई जाएगी। छठे भाव से हमें शुक्र की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहां से हम विरोधियों से भी लाभ प्राप्त करने वाली बात देख सकते हैं।
प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिताओं में सफलता की बात भी यहां से हम सोच सकते हैं, क्योंकि यहां शुक्र की ऊर्जा है, तो वह भी आप षष्ठ भाव से समझ सकते हैं। जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव या मिथुन राशि का है, तो यहां से बुध की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो यहां से बुध की कुमार वाली ऊर्जा प्राप्त होती है। कुमार का मतलब होता है युवा। तो अक्सर आप देखेंगे कि यह जो राशि या लग्न के जातक हैं, इनका विवाह बहुत ही युवा अवस्था के लड़के या लड़की से होता है, यानी कि इनका जीवन साथी इनकी अपेक्षा युवा होता है। अष्टम भाव में चंद्र की ऊर्जा है, और चंद्र यहां पर, जैसा कि आपको पता है कि चंद्र उतार चढ़ाव वाले कार्य करता है, चंद्र के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है, तो यहां भी हम जातक के जीवन में उतार चढ़ाव की मात्रा अधिक देखेंगे, क्योंकि यहां चंद्र की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ज्वार भाटे वाली ऊर्जा, जाहिर सी बात है कि उतार चढ़ाव तो जातक के जीवन में देगी ही देगी। जब हम नवम भाव की बात करते हैं, नवम भाव यहां पर सिंह राशि से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। सिंह राशि कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव से देखी जाती है, तो यहां पंचम भाव की जो ऊर्जा है, यानी कि हम पूर्व जन्म से जो प्राप्त हमारे संस्कार है उनकी भी बात करते हैं, और यह पिता का घर है, सूर्य पिता का कारक है, और जब सूर्य की ही राशि पिता के घर में बैठी है, तो यहां हम जो धर्म की बात जातक के अंदर होती है, वह पिता से संस्कारों में प्राप्त हुई पाई जा सकती है। यानी जातक को धर्म जो है अपने पिता से विरासत के रूप में प्राप्त होता है, और यह आप 90% से अधिक जातकों के अंदर यह बात अवश्य देखेंगे। अगर दशम से बात करें तो दशम में बुध की ऊर्जा, तो बुध की यहां जो कन्या राशि वाली ऊर्जा है वह प्राप्त हो रही है, और कन्या राशि से हम कानून की बात समझ सकते हैं, फाइनेंस की बात समझ सकते हैं, खोजी प्रवृत्ति होने की बात समझ सकते हैं। तो यह ऊर्जाएं यहां पर इस प्रकार से जातक के जीवन में देखी जा सकती हैं। जब हम 11वें भाव की बात करेंगे तो यहां पुनः शुक्र की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो जीवन के विभिन्न पहलुओं में जो संतुलन होता है वह तुला राशि से समझ में आता है। तो धन में और धर्म में जो संतुलन है वह इन जातकों में यहां से 100% प्राप्त होता है। यह बहुत ही संतुलित तरीके से कार्य करने वाले लोग होते हैं। आय की बात करें तब भी आप यह देखेंगे, धर्म की बात करें तब भी आप संतुलन देखेंगे। इनके जीवन में यह संतुलन अवश्य देखा जाता है। और जब हम अंतिम भाव की ओर आते हैं, 12वें भाव की ओर, तो 12वें भाव में यहां वृश्चिक राशि की ऊर्जा प्राप्त होती है। वृश्चिक राशि से मंगल की ऊर्जा प्राप्त होती है, और कालपुरुष की कुंडली वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पाई जाती है। तो हम यहां से तंत्र की बात कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि की ऊर्जा है 12वें भाव में है, तो यहां से हम यह जान सकते हैं कि जातकों में तंत्र, मंत्र, गूढ़ विज्ञान, इन सभी चीजों की ओर इनकी अभिरुचि हो सकती है। साथ ही साथ कुंडलिनी जागरण, ध्यान, यह सब चीजें जातकों के अंदर आप देख सकते हैं। धनु राशि के जातक या धनु लग्न के जातकों की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से आप यदि पूरा का पूरा विश्लेषित करेंगे तो आप धनु राशि के जातकों को या धनु लग्न के जातकों को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। और यदि आपने यह सारे पहलू समझ लिए तो जातक आपके सामने आकर खड़ा हुआ, आप उसे देखते ही समझ जाएंगे कि उसके जीवन में धनु राशि का लग्न या राशि के रूप में प्रभाव अवश्य है। उसकी बातों से भी समझ में आ जाएगा। तो यदि आप सटीकता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो गहराई को पकड़िए। यह तो ही हमारी धनु राशि की बात। और अब बात आती है इस वीडियो से जुड़े हुए 2 प्रश्नों की। उन प्रश्नों को आपके समक्ष रखने से पहले मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो और आपको लगता है कि मैं गहराई को छू पाने में समर्थ हुआ हूं और आप तक जो मैंने जानकारी पहुंचाई है वह भी मेरा संकलन आपको बहुत उपयोगी लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अब आपके सामने रखता हूं मैं अपने दोनों प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था लगातार: रोमांच प्रिय, निडर, आत्मविश्वासी।
यह वीडियो में किस स्थान पर है, यानी कि आपको बताना है कि किस मिनट से लेकर किस मिनट के मध्य में है। यानी अगर आप कहते हैं 5 मिनट से लेकर 6 मिनट के मध्य में है, या 6 मिनट से 7 मिनट के मध्य में, 7 मिनट से 8 मिनट के मध्य में, यह आपको बताना है। वह कहीं भी हो सकता है, आपने सुना होगा तो आपको जरूर याद आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि इस राशि में जन्मी हुई महिलाएं किस प्रकार के व्यक्ति को पसंद करती हैं। यह भी प्रश्न आप इसी वीडियो में ढूंढ सकते हैं, इसका उत्तर भी इसी वीडियो में है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं इंतजार करूंगा। अगले 3 वीडियो तक हम अपने उत्तरों का इंतजार करेंगे। तत्पश्चात हम एक दिन निर्धारित करेंगे कि किस दिन हम आपकी कुंडलियों को लेकर आ रहे हैं। कुंडलियों का विश्लेषण ऑनलाइन वहीं होगा, यूट्यूब पर ही। कोशिश तो हम यह करेंगे कि हम लाइव में करें, लेकिन यदि संभव नहीं हुआ तो आपकी कुंडली की वीडियो बन के यूट्यूब पर अवश्य प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है वह आने वाला है श्रवण नक्षत्र का, यानी कि हम नक्षत्र की श्रृंखला को पुनः आगे बढ़ाते हैं और प्रथम वीडियो में हम श्रवण नक्षत्र के गुण, तत्व, प्रकृति और सभी पहलुओं को समझते हुए नक्षत्र को विश्लेषित करेंगे। तो श्रवण नक्षत्र के प्रथम वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्